नमस्कार दोस्तों, हिमालय एजुअब के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का मैं एक बार फिर से दिल की भयंकर गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की अपनी क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। एमसीक्यू की अपनी सीरीज चल रही थी, वही लगभग 1000 एमसीक्यू अपन करने वाले हैं। बहुत सारे एमसीक्यू अपन कर चुके हैं और कुछ नए नए अच्छे अच्छे एमसीक्यू हैं वो भी अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास में अच्छे से ध्यान देंगे और क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ अपना रुख करेंगे। अभी कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे, पहले मेरी छोटी छोटी दो चार बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखो, सबसे पहला कर्तव्य जो है आपका वो मैं बता देता हूं, बार बार मेरे को आपके कर्तव्य जो है याद दिलाने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, क्लास को लाइक करना है। क्लास में आते ही क्लास को लाइक करते ही आप सबसे पहले मॉर्निंग विशेष अपनी छोड़ देंगे सभी के सभी बच्चे, ताकि पता लग जाए भाई क्लास में कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं। मॉर्निंग विशेष छोड़ने के बाद में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करना है, जैसे यह क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 में जैसे आप आंसर कर रहे हैं सी, तो आपको ऐसे कमेंट करना है, टोटल ऐसे 41.C, 42.D, 43.D, 44.A, इस तरीके से भैया आपको, ठीक है ना, इस तरीके से आप सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से सभी को कमेंट करना है, शानदार तरीके से, जिंदाबाद तरीके से, जबरदस्त तरीके से लगे रहेंगे और हर एक बच्चा क्लास में कमेंट अवश्य करेगा। देखिए पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 41, विच एनिमल वाज मोस्ट कॉमनली रियर्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। भाई सबसे ज्यादा जिस पशु को पाला जाता था मौर्य काल के अंदर, वह पशु कौन सा था? बताओ, मौर्य काल में किस पशु का पालन सबसे अधिक किया जाता था? बताओ बच्चों, बताओ। गाय थी या फिर भैंस थी कि बढ़िया एकदम शानदार भैंस का दूध पी के एकदम मोटे ताजा हो जाएंगे, या फिर घोड़ा था, या फिर हाथी था? बताओ भाई कौन सा था? इन चारों में से कौन सा पशु था? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। बताओ, मौर्य काल में किस पशु का पालन सबसे अधिक होता था? देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे आंसर करेंगे, 41 का आंसर डी है ना, क्योंकि हाथी है। डी में क्या है भाई? हाथी है। कुछ बच्चे कहेंगे भाई सेना के लिए घोड़े की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो कुछ बच्चे ऐसे भी आंसर करेंगे 41 में सी। और अब कुछ बच्चे गाय और भैंस में कंफ्यूज है, क्योंकि उनको पता नहीं भाई उनको किसका दूध ज्यादा पसंद था, गाय का दूध ज्यादा पसंद था या भैंस का दूध ज्यादा पसंद था। चलो आप ही बताओ भाई, अपनी मन मर्जी से, अपने दिमाग से खुद ही सोच के बता दो। आप बता दो, खुद बता दो। सभी बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देंगे, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा, है ना। देखो आप में से जितने भी बच्चों ने आंसर सी या फिर आंसर डी किया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने भी बच्चों ने आंसर सी किया है या आंसर डी किया है, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल गलत है बच्चों। तो सी और डी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, सी और डी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाई इसका राइट आंसर अब बताओ ए और बी में से कौन सा होगा? सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे कि अब ए और बी में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बताओ, देखिए गाय होगा या भैंस होगा? मौर्य काल में सबसे अधिक पशु का पालन, पालतू पशु जो है वो कौन सा था भाई? गाय। सबसे अधिक गाय पाली जाती थी। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो बेटा हमें सब कुछ आता है और आप सब कुछ सीखोगे, और आप सब कुछ सीख के अपनी एग्जाम में जब बैठोगे तो आपके बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए अपन ये दोबारा बात ही नहीं बोलेंगे क्या कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। हम सिर्फ यही बोलेंगे कि गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है, और नहीं भी आता तो हम सब कुछ सीख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 41 हो गया बच्चों, हो गया 41। अगला करें, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़े आज। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? विच एनिमल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन अशोकास एडिक्ट्स। भाई पूछा गया है कि अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेखों में से ऐसा कौन सा जानवर है जिसका उल्लेख सबसे अधिक है? बताओ कौन सा जानवर है? एनिमल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन पूछा गया भाई। बताओ भाई अशोक के शिलालेखों के अंदर वह कौन सा जानवर है जिसको मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन किया गया था? बताओ बेटा फटाफट से इसका राइट आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए है बेटा हाथी, ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी है लायन, ऑप्शन नंबर डी है बुल। हाथी घोड़ा शेर बैल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। शाबाश बच्चों शाबाश। भगवान कृष्ण आप सभी का जीवन में हमेशा साथ देंगे। आप अपने जीवन में हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, आप एक दिन जीवन में काफी ऊंचाइयों को छूओगे, पक्का छूओगे मेरे बच्चों, पक्का। बताओ भाई इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बताओ। चलो इसमें एक ऑप्शन मैं काट देता हूं आप सभी के लिए, आपकी खुशी के लिए, है ना, ठीक है, एक ऑप्शन काट देता हूं मैं। भाई ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे कर रहे हैं ये गलत होगा, ठीक है। घोड़ा जो है जितने भी बच्चे करेंगे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, तो बी कोई भी चूज नहीं करेगा। अब बताओ, देखो अब बताओ, हाथी शेर या फिर बैल? हाथी शेर या फिर बैल? कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करोगे। और यार जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दो यार। लाइक कब करोगे?
लाइक कब करोगे क्लास को? क्लास को लाइक कब करोगे? अभी नहीं करोगे तो शाबाश, फटाफट से क्लास को अच्छे से लाइक कर देंगे। क्लास को फटाफट से मेरे बच्चों लाइक कर दो, चलो तुरंत लाइक कर दो। विच एनिमल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन अशोका एडिक्ट्स? ऑप्शन फर्स्ट इज हाथी, और सेकंड जो ऑप्शन है उसको मैंने कैंसिल कर दिया। थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे शेर, और फोर्थ ऑप्शन जो है वह क्या है बेटा? बैल, बुल। चलो तो इसका राइट आंसर बता देते हैं बेटा, हाथी। कौन सा होगा? हाथी। देखो जब 16 महाजनपदों के बारे में अपन पढ़ते हैं कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से ये जो मगध महाजनपद है यही सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों था, यह सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों था, और यही जो महाजनपद है इतना ज्यादा समृद्ध क्यों था, और यही इतना ज्यादा फैला क्यों? ठीक है, इसी के बारे में अपन इतना क्यों पढ़ते हैं। देखो बेटा इसके पीछे 2-3 कारण थे, है ना। मगध ही शक्तिशाली क्यों, इसके पीछे जो कारण है मैं वो कारण बताता हूं आपको अपनी इस प्यारी सी क्लास में। देखो नंबर 1 कारण क्या है इसमें, कि जो मगध था, मगध के चारों तरफ क्या थी भाई? नदियां ही नदियां थी, नदियां थी, है ना। खास करके आप कह सकते हैं गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है ना। तो एक तो नदियों का होना, अब नदियों का होना है तो इससे क्यों नदियों का होना, तो इसका क्या फायदा? देखो इसके 2 फायदे हैं। एक तो इसका फायदा नदियों का यह है कि भाई पानी की कमी नहीं होगी, है ना, पानी की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। एक और क्या फायदा है भाई नदियों का? नदियों का एक और फायदा यह है बेटा, संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है, संचार व्यवस्था अधिक सुचारू होगी। अब आप कहोगे सर नदियों से कैसे होगी? अधिक सुचारू होगी। नदियों से कैसे होगी बेटा? देखो एक दिशा में नदी बहती है, अगर उसी दिशा में अपने को कुछ ना कुछ पत्र डालना हो या फिर कोई संदेश हमें भेजना हो तो उस बहाव के साथ में हम उस चीज को भेज सकते हैं। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई संचार व्यवस्था जो थी ये अधिक उस समय नदी से सुचारू हो सकती है। अब पानी की कमी नहीं होगी तो क्या होगी भाई? फर्टिलिटी अधिक होगी। तो जो भूमि थी, भूमि जो थी वहां की वो क्या थी भाई? अधिक उपजाऊ थी, भूमि अधिक उपजाऊ थी। इसके अलावा जैसे आसपास में जंगल थे और उन जंगलों के अंदर काफी मात्रा में हाथी पाए जाते थे, जिनका उपयोग किस में करते थे? ये लोग अपनी सेना रखने में करते थे, अपनी सेना के रूप में हाथियों का प्रयोग वो लोग किया करते थे। तो इसलिए आप सभी याद रखोगे भाई इसका जो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाथी। फटाफट से कमेंट कर देंगे मेरे बेटा क्लास आपको कैसी लगती है, क्लास में आपको जो चीजें पढ़ाई जाती हैं अच्छे से समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते, चीजें अच्छे से सीख पाते हो कि नहीं सीख पाते। एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बता दोगे कि बिंबिसार और बिंदुसार में कौन सा मौर्य काल से संबंधित था और कौन सा हर्यक वंश से संबंधित था? बिंदुसार और बिंबिसार में कौन सा मौर्य वंश से संबंधित था और कौन सा हर्यक वंश से संबंधित था? कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे मेरे को। इसलिए मैं अब इतनी देर अगला क्वेश्चन निकाल लेता हूं। पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कि जो बिंबिसार है, कि जो बिंबिसार है इसका कौन से वंश से संबंध था, और जो बिंदुसार है इसका कौन से वंश से संबंध था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ये एक का हर्यक वंश से था मेरे बच्चों, एक का तो हर्यक वंश से था और एक का था भाई मौर्य वंश से, एक का हर्यक वंश से था और एक का था मौर्य वंश से। तो फटाफट से मुझे बता देंगे, बताओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में जो शिक्षा का केंद्र है, मौर्य काल में बच्चों जो शिक्षा का केंद्र है वह कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का जो केंद्र है वह कौन सा था? विच वॉज द सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। फटाफट से मुझे सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, सभी के सभी कमेंट सेक्शन में। पहले मुझे ये बता दो बिंबिसार और बिंदुसार में आप सभी के कमेंट चेक करूंगा मेरे बच्चों, मैं आप सभी के कमेंट्स चेक करूंगा। क्लास हमारी कभी नहीं रुकेगी, आप टेंशन मत लेना, क्लास हमारी रेगुलर चलेंगी, सारी की सारी क्लासेज आपको लेनी है। आपकी इतनी अच्छी तैयारी करवा देंगे, इतने सारे आपको एमसीक्यू करवा देंगे कि जब आप पेपर देने जाओगे, एग्जाम में बैठोगे तो आपके सामने पेपर आएगा तो आप कहोगे अरे यार ये तो अमित सर ने क्लास में कराया था यार, वही आ गया। तो टेंशन लेनी नहीं है, ध्यान दे के क्लास में पढ़ना है। और हाँ एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे भाई, कमेंट्स आपको करने ही करने हैं, आंसर हर एक बच्चे को करना है, नहीं आता तो भी करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ गलत करते हो मैं आपको सजा नहीं देने वाला हूँ, ना मैं आपको कोई मार्क्स दे रहा हूँ। यहाँ आप गलत करोगे तो आप सही चीज सीखोगे, और आप सही चीज सीखोगे तो वो आपके पेपर में काम में आएगी। पेपर में मान लो ये आप क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया,
यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ये वाला ऑप्शन तो करना ही नहीं है, क्योंकि सर का मैंने जवाब दिया था और ये गलत हो गया था मेरा, है ना। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो बताओ बच्चों, मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था भाई? तक्षशिला। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल से सही है। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था, जब मौर्य काल की चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य छोटा सा बच्चा था, जब मौर्य काल का कोई भी एग्जिस्ट नहीं था, मौर्य काल किसी भी प्रकार से एग्जिस्ट नहीं करता था, उस समय नंद वंश का शासन हुआ करता था। कौटिल्य, जिसका नाम चाणक्य भी है, जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी है, वो छोटे से बच्चे को, चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ में ले गए तक्षशिला। वहां पे उसको पढ़ाया लिखाया, उसको धनुर्विद्या सिखाई, भाले बर्छियां कैसे चलानी है, तलवारबाजी कैसे करनी है, युद्ध कला में किस तरह से आपको निपुण होना है, ये सारी की सारी चीजें चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाई थी। किसने? वही कौटिल्य ने, उनके गुरु ने। अब कहां से सिखाई? तक्षशिला से सिखाई। तब से लेके और जब तक मौर्य काल का शासन रहा था, आगे भी खूब सारे वंश आए थे जिन्होंने यहाँ पे शासन किया था, तब तक भाई तक्षशिला जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। तक्षशिला जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। तो बच्चों, सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, तक्षशिला शिक्षा का क्या था? प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखो, इन एंशिएंट इंडिया हु वाज रिफर्ड टू एज ग्रामिका। बताओ बेटा, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का जो इतिहास हम पढ़ते हैं, उसमें ग्रामिक जो है किसको कहा गया है? ग्रामिक किसे कहा गया है? बता, गांव के मुखिया को कहा गया है, या फिर किसी शासक के लिए इसका यूज वर्ड का यूज हुआ है, या फिर किसी सैनिक के लिए हुआ है, या फिर किसी व्यापारी के लिए ग्रामिक वर्ड का यूज हुआ है? ग्रामिक, ध्यान से देखना बेटा, ग्रामिक, ग्रामिक किसे कहा जाता था? प्राचीन भारत में ग्रामिक जो है, ग्रामिक किसे कहा जाता था? फटाफट से सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे फटाफट से क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। करो, देखें, इन एंशिएंट इंडिया हु वाज रिफर्ड टू एज ग्रामिका। देखो, जैसा नाम में लिखा है वही इसका आंसर हो जाएगा भाई। ग्रामिका, गांव का मुखिया। ग्रामिक किसको बोलते थे? गांव के मुखिया को, गांव का मुखिया। जो विलेज हेड होता था उसको क्या बोलते थे भाई? ग्रामिक बोलते थे, विलेज हेड। अगर आज मैं आपको पूछूं कि जो विलेज हेड होता है, जो पंचायत हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? सरपंच साहब। अपने गांव के हेड कौन हो गए? सरपंच साहब हो गए, तो उनको क्या बोलते हैं? सरपंच साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सरपंच साहब बोलते हैं। चलो, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? विलेज हेड। उस समय क्या बोलते थे? सरपंच साहब को ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? ग्रामिक कहा जाता था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वर्ण सिस्टम वॉज फॉलोड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में किस वर्ण व्यवस्था का पालन होता था? बताओ बच्चों, किस वर्ण व्यवस्था का पालन होता था? 4 वर्ण होते थे, 3 वर्ण होते थे, 2 वर्ण होते थे, या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी वर्ण व्यवस्था मौर्य काल में नहीं थी? फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर बताओ। मेरे सभी बच्चे बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर कि विच वर्ण सिस्टम वाज फॉलोड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। सभी बहुत होशियार हो, सभी को लगभग सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना ही करना है, सभी बच्चे इसका आंसर जरूर करेंगे। बताओ बच्चों, फटाफट से इसका राइट आंसर बताओ। मौर्य काल में किस वर्ण व्यवस्था का पालन होता था? बताओ, देखें, मौर्य काल में किस वर्ण व्यवस्था का पालन होता था? मौर्य काल में किस वर्ण व्यवस्था का पालन होता था? बताओ, देखें, सभी बताओ, मौर्य काल में किस वर्ण व्यवस्था का पालन होता था? 4 वर्ण, 4 वर्ण किए जिन्होंने, उनका बिल्कुल सही है। अब ये 4 बेटा होते कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही थे कि नहीं थे? यही थे, इनके अलावा कुछ और था? बताओ बताओ बच्चों, यही थे चारों के चारों? चलो, सभी बच्चे इन चारों को याद कर लेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सभी बच्चे चारों के चारों वर्णों को याद कर लेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कोई भी भूलेगा नहीं, फटाफट से सभी बच्चे याद कर लेंगे। चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर वॉज अशोका बोर्न। भाई, अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? सम्राट अशोक जो है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अशोक का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताओ बच्चों, अशोक का जन्म निम्नलिखित में से कौन सी जगह हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ, उज्जैन में हुआ, तक्षशिला में हुआ, या फिर वैशाली में हुआ था? सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे। चलो बताओ, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे भाई, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे। बताओ, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बता दो। सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे इसका आंसर बताएंगे, तुरंत इसका आंसर बताओ।
बताओ भाई, अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? अब ऐसे मत बोलना सर इसने पार्टी नहीं दी तो हमें नहीं पता कहाँ हुआ था। बर्थडे पार्टी तो देनी चाहिए एटलीस्ट। तो बर्थडे पार्टी दी नहीं सर। जब किसी के नए नए बच्चे का जन्म होता है तो उसके घर पे कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं, उन प्रोग्राम्स में भी हमें नहीं बुलाया सर। हमें बुला के वहाँ पे गुड़ मूंगफली जो चीजें भी होती है खाने की, मिठाई मिठाई, हमें कुछ भी नहीं दी इन्होंने। तो हम इसका बर्थडे क्यों याद रखें और क्यों जन्म स्थान याद रखें? पता है क्यों याद रखना है? क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो बेटा 5 नंबर बढ़ेंगे आपके डायरेक्ट पेपर में। और अशोक का जो जन्म है यह आपको एडमिशन दिलवा सकता है देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में। सिर्फ अशोक का जन्म ही नहीं, इस प्रकार के जितने भी अपने क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बताओ अशोक का जन्म कहाँ हुआ था मेरे बच्चों? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही है। कहाँ पे हुआ था बेटा अशोक का जन्म? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र। देखो आप एक काम भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप ऐसे बोलोगे सर आप तो ज्यादा लोड दे रहे हो हमें, है ना। देखो आपकी मर्जी है, मैं किसी को ऐसे नहीं कर रहा कि आपको करना ही करना, आपकी मर्जी है भाई। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं है, ऐसे चीजें याद हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मान लो आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसे याद कर लेता हूँ, और फिर पीपीटी तो आपकी आती है, जैसे टेलीग्राम पर आप पीपीटी से भी पढ़ते हो। बट अगर आप चाहो तो साथ साथ में आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप बुलेट पॉइंट्स लगा लो, ऐसे कुछ भी एरो पॉइंट्स लगा लो, बुलेट पॉइंट्स लगा लो। यहाँ लिख लिया। अब इसमें लिखो ऐसे अशोक का जन्म, लिख लो ऐसे अशोक का जन्म। आगे लिख लो ऐसे पाटलिपुत्र, है ना। तो वन लाइनर नोट्स बना सकते हो। फिर यहाँ पे लिख लो मगध की राजधानी, मगध की प्रथम राजधानी, मगध की प्रथम राजधानी। इस तरह से आप वन लाइनर अपने नोट्स बना सकते हो। कौन सी हो गई भाई? राजगृह, है ना, बना सकते हो ना। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से चीजें साथ साथ में, क्लास के साथ साथ में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए, तो राइट आंसर कौन सा हो गया भाई? पाटलिपुत्र। कौन सा हो गया? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इम्पोज्ड, व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेस वर इम्पोज्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। भाई मौर्य काल में किस प्रकार के कर लगाए जाते थे? मौर्य काल में किस प्रकार के कर लगाए जाते थे? बेटा लैंड टैक्स, ट्रेड टैक्स, बोथ मतलब ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताओ मौर्य काल में किस प्रकार के कर लगाए जाते थे? भूमि कर लगाए जाते थे, या व्यापार कर लगाए जाते थे, या फिर भूमि और व्यापार दोनों प्रकार के कर लगाए जाते थे, या फिर इनमें से किसी भी प्रकार के कोई भी कर नहीं लगाए जाते थे? अशोक ने कह रखा था भाई हम किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे मेरे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस प्रकार के करे लगाए जाते थे? फटाफट से बताओगे भाई, किस प्रकार के करे लगाए जाते थे? फटाफट से मुझे बताएंगे सभी बच्चे किस प्रकार के करे लगाए जाते थे। बताओ बच्चों, मौर्य काल में किस प्रकार के टैक्स जो है वो इंपोज किए गए थे? बताओ। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उन बच्चों का आंसर सही है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी किया है उन बच्चों का आंसर भी सही है, लेकिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया है 5 मार्क्स तो उन्हीं को मिलेंगे, 5 मार्क्स तो उन्हीं को मिलेंगे। भाई ठीक है, आप ए बता रहे हैं भूमि कर लगाते थे, लैंड टैक्स था उस समय, बिल्कुल था, लेकिन साथ साथ में ट्रेड टैक्स भी था, और दोनों ही हमें ऑप्शन में मिलते हैं, और एक ऑप्शन हमें ऐसा भी मिलता है जिसमें कहा गया है कि दोनों ही है। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे जिसमें दोनों को बताया गया है? सी, बोथ। लैंड टैक्स भी था और ट्रेड टैक्स भी था, लैंड टैक्स भी था और बेटा ट्रेड टैक्स भी था। तो इन बातों का सभी बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। इन एंशियंट इंडिया हु वाज रिफर्ड टू एज शूद्रक। भाई शूद्रक जो है किसे कहा जाता था, है ना, शूद्रक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप किसके लिए शूद्रक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? बेटा फार्मर के लिए, रूलर के लिए, ट्रेडर के लिए, या फिर लेबरर के लिए? किसान के लिए, शासक के लिए, व्यापारी के लिए, या फिर किसी मजदूर के लिए? तो प्राचीन भारत में जो शूद्रक शब्द है इसका इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए किया गया था? बताओ निम्न में से किसके लिए भाई शूद्रक शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया गया था? सभी बच्चे बताएंगे निम्न में से किसके लिए भाई शूद्रक शब्द जो है उसका इस्तेमाल किया गया था? बताओ शूद्रक शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर बेटा, सभी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ऐसे करके बताएंगे। 48 में ए होगा, या अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि ए नहीं होगा बी होगा तो वो बी लिख देंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी होगा तो वो सी लिख देंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं डी होगा तो वो डी लिख देंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं ई होगा तो वो ई लिख देंगे, लेकिन ई ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो इस तरह से भैया आपको आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलो करो देखें।
फिर मैं इसका आपको अब आंसर बताता हूं कि प्राचीन भारत में शूद्रक किसके लिए वर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता था। शूद्रक बेटा किसान के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? फार्मर के लिए किया जाता था, किसान के लिए किया जाता था। चलो अगला क्वेश्चन देखें। हु वॉज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? यार ये तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि जो इनको कहाँ ले गए थे, तक्षशिला ले गए थे और इनको हर एक चीज के बारे में सिखाया था, किस तरह से आपको युद्ध करना है, किस तरह से आपको चक्रव्यूह से बचना है, किस तरह से आपको धनुष चलाना है, किस तरह से आपको घुड़सवारी करनी है, सारी चीजें चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाने वाले गुरु कौन थे? गुरु का नाम बताओ। और जिन बच्चों ने इसका आंसर कर दिया है वो बच्चे मेरे को एक बार ये भी बता देंगे कि जो इनके गुरु थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। जो इनके गुरु थे उनकी फेमस बुक कौन सी है भाई, उस बुक का नाम भी लिखो कमेंट सेक्शन में। सभी बच्चे लिखेंगे प्लीज, जिन्होंने आंसर किया है सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बुक का नाम जरूर लिखेंगे। लिखो देखें। तो राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? कौटिल्य होगा। कौटिल्य होगा। कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है? चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य को भी क्या कहा जाता है बेटा? चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य। और इनकी जो बुक थी, इनकी बुक का क्या नाम था बेटा? अर्थशास्त्र। इनकी बुक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था भाई इनकी बुक का? अर्थशास्त्र इनकी बुक का नाम था। तो सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, पक्का याद रखेंगे। चलो ठीक। अब जो मेगास्थनीज है बेटा, इनकी बुक का क्या नाम था? बार बार मैं आपको बताता हूँ, याद करवा के छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम था भाई? इंडिका था। अच्छा ये पूछ लें कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो किसका राजदूत था भाई? सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर। किसका था भाई? सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर का। किसका था मेरे बच्चों? सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। अच्छा बिंदुसार, स्टार्टिंग में मैंने पूछा था बिंदुसार बिंबिसार, बिंदुसार का संबंध किससे? अभी मौर्य वंश से, सम्राट अशोक के पिता। और अशोक नाम है, ये अशोक को आप सभी अच्छे से जानते हैं। कलिंग का युद्ध, धम्म की स्थापना, धम्म का प्रचार प्रसार, है ना, फिर बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना। अच्छा कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, बताओ अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी? बताओ अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी थी? अच्छा क्वेश्चन आया है ना। तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी थी? बौद्ध धर्म में दीक्षा देने वाले कौन थे अशोक को? सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी थी? बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी थी मेरे बच्चों? बताओ फटाफट से बताओ। बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी थी सम्राट अशोक को? फटाफट से बताओ, फिर मैं इसका राइट आंसर बताता हूं। किसने दी थी बेटा? उपगुप्त ने दी थी। किसने? उपगुप्त ने। किसने दी थी मेरे बच्चों? उपगुप्त ने दी थी। किसने? उपगुप्त ने। सभी याद रखोगे? शाबाश। तो सबको याद रखना है और अच्छे से याद रखना है, सभी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो गया भाई? हु वाज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? कौन थे भाई? कौटिल्य या फिर चाणक्य भी आप कह सकते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। बिंदुसार को आप जानते हैं अशोक के पिता थे। और अशोक को आप जानते हो, अशोक के बारे में अपने को याद रखना है कि बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी थी सम्राट अशोक को? उपगुप्त ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। और 50वां क्वेश्चन आएगा, इसके साथ हमारा क्या हो गया भाई? अर्धशतक हो गया, हाफ सेंचुरी होगी। सभी बच्चे अच्छे अच्छे हार्ट के सिंबल छोड़ देंगे इस बात पे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे हार्ट के इमोजी छोड़ दो, फटाफट से छोड़ दो। जैसे ही अपना शतक होगा तब एक बार फिर से अपन हार्ट्स की बारिश कर देंगे, खूब सारे दिल ही दिला। हा 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 हा, मजा आ जाएगा। शाबाश। चलो सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे, बहुत सारे हार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50। हु फर्स्ट स्टडीड अशोकाज एडिक्ट्स? हु फर्स्ट स्टडीड अशोकाज एडिक्ट्स? अशोक के शिलालेखों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? अशोक के शिलालेखों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? मेरे बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन अपना अर्धशतक तो करवा ही रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर यार गलत मत करना प्लीज, कोई भी गलत मत करना, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हु फर्स्ट स्टडीड अशोकाज हु फर्स्ट स्टडीड अशोकाज एडिक्ट्स? बताओ भाई किसने पढ़े? इनमें से किसने सबसे पहले सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पढ़ा था? किसने सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पढ़ा था? किसने पढ़ा था बताओ भाई, फटाफट से बता दो किसने पढ़ा था, तुरंत बता दो मेरे को फटाफट से।
अभी दिख रहा हूं सबको, हाय हेलो चलो सही है। थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, पता नहीं आज क्यों मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। योद्धा कभी हार नहीं मानते, तुम सारे के सारे मेरे योद्धा हो, तुम में से कोई भी कभी भी हार नहीं मानेगा। अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो हमारी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें मार्क्स लेके आने, गजब के मार्क्स लेके आने। और रोज क्लास लेओगे, रोज कमेंट्स करोगे, रोज लाइक्स करोगे क्लास को, तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आप बोलोगे सर लाइक्स करने से कैसे आएंगे? बेटा लाइक्स करने से क्या होगा कि हमें प्रोत्साहन मिलता है, और हमें प्रोत्साहन मिलेगा तो हम आपके लिए और शानदार शानदार चीजें लेके आएंगे। और अगर हम आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार चीजें लेके आएंगे और अगर आप उन चीजों के आंसर करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो डेफिनेटली आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको बहुत अच्छी कॉलेज में, अपने मनपसंद कॉलेज में, अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन मिलेगा। फीस आपकी कम लगेगी, हॉस्टल आपको मिलेगा, आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा। देखिए अशोक के शिलालेखों का अध्ययन सबसे पहले इनमें से किसने किया था भाई? जेम्स प्रिंसेप ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, या फिर डीडी कौशाम्बी ने किया था? बताओ इनमें से किसने अशोक के शिलालेखों का अध्ययन जो है सबसे पहले किया था? बताओ मेरे बच्चों किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, या फिर डीडी कौशाम्बी ने किया था? किसने किया था बच्चों? किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। सभी बच्चों का राइट आंसर है भाई जेम्स प्रिंसेप। किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। इस बात की गांठ बांध लो, इस बात की गांठ बांध लो। और अशोक के शिलालेखों का नाम आ गया तो सभी बच्चे याद भी रखेंगे कि सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा था। सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा था? 13वां शिलालेख। कौन सा था मेरे बच्चों? 13वां एडिक्ट था, 13th एडिक्ट। कौन सा था? 13th एडिक्ट। सबसे फेमस कौन सा था? सबसे फेमस एडिक्ट कौन सा था बेटा? 13th एडिक्ट। 13th एडिक्ट। अच्छा, अगर आपको पिल्लर एडिक्ट्स के बारे में पूछ ले कि सम्राट अशोक के पिल्लर एडिक्ट्स की संख्या कितनी है ना, पिल्लर एडिक्ट्स स्तंभ शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो स्तंभ शिलालेख कितने हैं मेरे बच्चों? स्तंभ शिलालेखों की संख्या कितनी है? सम्राट अशोक के स्तंभ शिलालेखों की संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। 7, 8, 9 या 10? 7, 8, 9 या 10 बताओ। अशोक के जो स्तंभ शिलालेख हैं, जो पिल्लर एडिक्ट्स हैं, इनकी संख्या कितनी है? पिल्लर एडिक्ट्स की संख्या कितनी है? अशोक के पिल्लर एडिक्ट्स की संख्या कितनी है? बताओ 7, 8, 9, 10 फटाफट से बताओगे कमेंट सेक्शन में। और मैं आपको बता देता हूं भाई कितनी है। अशोक के स्तंभ शिलालेखों की संख्या 7 है मेरे बच्चों। कितनी है? 7 है। सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गए भाई, अपना अर्धशतक हो गया और सभी ने लग दिया कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे हार्ट्स बना दिए क्या मेरे बच्चों? बना दिए कि नहीं बनाए यार? बना दिए, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो, शाबाश। और जिन्होंने अभी तक नहीं बनाए वो फटाफट से हार्ट्स बना देंगे भाई, है ना, फटाफट से बना देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शानदार क्वेश्चन देखें, जिंदाबाद क्वेश्चन देखें, जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द राइज ऑफ महाजनपदास? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। महाजनपदों के उदय का मुख्य कारण क्या था मेरे बच्चों? बताओ, महाजनपदों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द राइज ऑफ महाजनपदास? बताओ, महाजनपदों के उदय का प्रमुख कारण कौन सा था? ऑप्शंस बड़े गजब हैं यार। यूज ऑफ आयरन टूल्स, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स। लोहे के औजारों का प्रयोग होने लगा इसलिए, या फिर व्यापार का विस्तार होने लगा इसलिए, या फिर सिक्कों का प्रचलन हो गया था उस समय इसलिए, या फिर नगरों का विकास होने लगा था इसलिए। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करेंगे। करो, देखें सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करेंगे भाई। करो करो, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। करो, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे क्या आंसर करेंगे भाई? नगरों का विकास। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है उनका गलत हो गया। क्या हो गया भाई? उनका गलत हो गया। महाजनपदों के उदय का सबसे जो मुख्य कारण था, क्योंकि उस समय तक बेटा लोहे की खोज हो चुकी थी और लोगों को लोहे का इस्तेमाल करना आ चुका था जब महाजनपदों का उदय हुआ था। 600 ईसा पूर्व में आपको पता है महाजनपदों का उदय होने लगा। बट 1000 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व तक जो हम वैदिक पीरियड का टाइम देखते हैं, उसमें लोहे की खोज भी हो चुकी थी और लोहे का प्रयोग भी होना प्रारंभ हो गया था।
अब जो छोटे छोटे जन थे वो जनपदों में बदलने लगे। क्यों बदलने लगे? क्योंकि लोहे के प्रयोग से एक क्रांति आई। कौन सी क्रांति आई? एक तो इनसे औजार बनाने लगे ये लोग, औजार बनाने के साथ साथ में ये लोग क्या करने लगे? कृषि में लोहे का उपयोग करने लगे। पहले किसका उपयोग करते थे? स्टोन ब्लेड्स का उपयोग करते थे। जब अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तब अपन उसमें पढ़ते हैं कि खेतों के अंदर किसका उपयोग करते थे भाई? जुताई के लिए स्टोन ब्लेड्स का, पत्थर के ब्लेड होते थे उनसे जुताई करते थे। लेकिन जब लोहे का पता चला तो उन्होंने अच्छे से खेत की जुताई करी, पहले से ज्यादा इनको प्रोडक्शन होने लगा। तो जो छोटे छोटे जन थे उनका जनपद बनने लगा और फिर जनपद से महाजनपद बनने लगे। तो अगर देखा जाए तो इसका चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? लोहे के औजारों का प्रयोग, है ना। सबसे मुख्य कारण कौन सा होगा? लोहे के औजारों का प्रयोग। बाकी अगर आप देखें कि व्यापार का विस्तार, डेफिनेटली उस समय व्यापार का विस्तार भी हुआ था। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड जो है उसका भी एक्सपेंड, ट्रेड जो है वो भी काफी एक्सपेंड हुई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ कोइंस, कुछ कोइंस भी उस समय आ चुके थे। एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स। तो सभी बच्चे देखेंगे भाई इसका राइट आंसर होगा लोहे के औजारों का प्रयोग। क्योंकि इन्होंने पूछा बेटा प्राइमरी रीजन के बारे में, है ना, प्राइमरी रीजन पूछा है, प्राथमिक कारण पूछा है, इसका मुख्य कारण पूछा है। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मगध पावर? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मगध पावर? मगध की शक्ति का आधार क्या था? मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों था? बताओ, मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों था? फर्टाइल एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर स्ट्रॉन्ग नेवी, या फिर फॉरेन ट्रेड, या फिर रिलीजियस पैट्रोनेज? बताओ इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा भाई? बताओ इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? समृद्ध कृषि और प्राकृतिक संसाधन, मजबूत नौसेना, या फिर विदेशी व्यापार, या फिर विदेशी व्यापार, या फिर बेटा रिलीजियस पैट्रोनेज, धार्मिक संरक्षण? इसका राइट आंसर बता दो सभी बच्चे मेरे को। सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे भाई, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे। राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? फर्टाइल एग्रीकल्चर। बताया मैंने आपको, क्योंकि नदियां थी आसपास में और नदियां थी, इसकी वजह से भूमि का जो उपजाऊपन था वो काफी बढ़िया था। इस समय खेती बहुत अच्छी होती थी और उत्पादकता बहुत अच्छी थी, प्रोडक्शन इनको खूब मिलता था। तो फर्टाइल एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जंगल खूब थे। हाथियों के साथ साथ में वहां से हमें प्राकृतिक स्रोत भी मिलते थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था। दवाइयां बनाने में उनका इस्तेमाल करते थे, ट्रेड के लिए उनका इस्तेमाल करते थे, व्यापार को भी बढ़ावा मिला था उनसे। तो भाई सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा इसका? सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्टाइल एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। समृद्ध कृषि और प्राकृतिक संसाधन की वजह से क्या था भाई? मगध जो है इसकी शक्ति सबसे अधिक पनपी और सबसे अधिक मगध का ही विस्तार हुआ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अशोकास धम्म इज हाईलाइटेड बाय हिज एडिक्ट्स? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अशोकास धम्म इज हाईलाइटेड बाय हिज एडिक्ट्स? क्या पूछ रहे हैं भाई? अशोक के जो शिलालेख हैं, शिलालेखों से उनके धम्म की क्या विशेषता उजागर होती है? भाई जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें से उनके धम्म की कौन सी विशेषता का पता चलता है? बताओ, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख हैं उसके ऊपर धम्म के प्रचार प्रसार के बारे में बातें लिखी हुई हैं। तो धम्म की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हमें अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एंटी वार पॉलिसी, ऑप्शन बी कह रहा है मोरालिटी और टॉलरेंस, ऑप्शन सी कह रहा है रिलीजियस यूनिटी, ऑप्शन डी कह रहा है बेटा सोशल रिफॉर्म्स। बताओ इनमें से सबसे सटीक और सबसे सही आंसर कौन सा होगा मेरे बच्चों? और पहला ऑप्शन है युद्ध विरोधी नीति, दूसरा है नैतिकता और सहिष्णुता, तीसरा है धार्मिक एकता, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक सुधार। इसका सही आंसर बताओ, सोच समझ के बताना बच्चा, सोच समझ के इसका आंसर बताना कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनसे उनके धम्म की क्या विशेषता उजागर होती है। अशोक के शिलालेखों से उनके धम्म की कौन सी विशेषता जो है वो उजागर होती है? सभी बच्चे बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर। सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए करोगे, बी करोगे, सी करोगे या डी करोगे? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, ध्यान में रखना इस बात का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपकी एग्जाम में। तो अशोक के शिलालेखों से उनके धम्म की क्या विशेषता उजागर होती है? अशोक के शिलालेखों से उनके धम्म की क्या विशेषता उजागर होती है? फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर बताओगे, फटाफट से मुझे इसका सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे भाई। चलो बताओ फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर बताओ, कौन सा होगा भाई? मोरालिटी एंड टॉलरेंस, है ना, मोरालिटी एंड टॉलरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैतिकता, धम्म की नैतिकता और धम्म की सहिष्णुता के बारे में, द टॉलरेंस पावर, है ना, और साथ साथ में मोरल वैल्यूज के बारे में हमें पता लगता है धम्म के बारे में, ठीक है।
तो अशोक के जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों में अगर धम्म के बारे में बातचीत करें, कौन कौन सी विशेषताओं का पता लगता है, तो एक तो बेटा आप सहिष्णुता कह सकते हैं, है ना, सहिष्णुता कह सकते हैं, और नैतिक मूल्य कह सकते हैं। तो नैतिकता और सहिष्णुता, मोरल वैल्यूज एंड टॉलरेंस। तो राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। विच एस्पेक्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज एम्फसाइज्ड इन द अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र में किसकी लिखी हुई है? सबसे पहले तो किसने लिखी बेटा? कौटिल्य ने, या आप कह सकते हो चाणक्य ने। किसने लिखी है? कौटिल्य या फिर आप कह सकते हैं चाणक्य। कौटिल्य या फिर चाणक्य, है ना, कौटिल्य या फिर चाणक्य ने लिखी। और किसके गुरु थे बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो आप ये मत कहना कि सर इतनी बार बार क्यों बता रहे हैं, बुक का नाम रटवा दूंगा, आप भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे, जिंदगी में याद करोगे आप, याद करोगे आप कि किसी सर ने हमें इस तरह से पढ़ाया था, सारी चीजें रटवा दी थी, सारी चीजें रटवा दूंगा, टेंशन मत लो। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के किस पहलू पर बल दिया गया है? केंद्रीकृत शासन, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस थी, या फिर मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर, या फिर ट्रेड रेगुलेशन के ऊपर, या फिर रिलीजियस प्रोपगेशन के ऊपर ध्यान दिया गया था? फटाफट से इसका राइट आंसर बताओ मेरे को, तुरंत बताओ यार, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। केंद्रीकृत शासन था, सैन्य शक्ति थी, व्यापार नियंत्रण था, या फिर धार्मिक प्रचार था? फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर बता दो, तुरंत मुझे इसका राइट आंसर बता दो यार, तुरंत राइट आंसर बता दो। आज मैं ऐसे लग रहा हूं ना जैसे छोटा सा हूं, बोना सा, है ना, कोई बात नहीं, चलो यार कमरे में दर्द हो रहा, नहीं तो मुझे बैठना वैसे ही पसंद नहीं है बिल्कुल भी, है ना। सो सॉरी अगर आपको थोड़ा सा यूं लग रहा हो कि थोड़ी सी अनुशासनहीनता दिखाई जा रही है, क्लास में सर बैठे हैं, है ना, तो प्लीज, हेल्थ इश्यू, वरना कोई दिक्कत नहीं थी, वरना कोई परेशानी नहीं थी। अपन तो खड़े खड़े ही पढ़ाते हैं, मजा भी आता है यार, मुझे भी मजा आता है। क्या खड़े खड़े पढ़ाते हैं तब हाथ पैर का पूरा मूवमेंट रहता है, और उसमें बड़ा मजा आता है, जैसे डांस कर रहा है कोई आदमी, डांस करने में खूब मजा आता है ना। हाँ तो डांस करेंगे अपन जब आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा अर्थशास्त्र में जो मौर्य प्रशासन है उसके केंद्रीकृत शासन के बारे में बातें हैं, जो सेंट्रलाइज गवर्नेंस है उसके बारे में बातें मिलती हैं हमें अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो मौर्य प्रशासन है उसका कैसा शासन था? केंद्रीकृत शासन था। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये केंद्रीकृत शासन क्या होता है और विकेंद्रीकृत शासन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस क्या है और सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के बारे में बता देता हूं। देखो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये कोई एक राज्य हो गया, जैसे मान लो ये जितना भी राज्य है ये क्या है भाई, ये जैसे मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य है। अब मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां भाई? मगध में, जैसे पाटलिपुत्र, ठीक है, तो ये इनकी राजधानी हो गई, ये इनकी क्या हो गई भाई? राजधानी हो गई। अब ये तो है नहीं, अब ये पूरा मौर्य साम्राज्य है तो सिर्फ यही होगा, क्योंकि अब यहां से यहां जाके किसी आदमी को देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत होगी उसको सुलझाना पड़ेगा, तो काफी समय लगेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है भाई, जगह जगह पर क्या बना रखे हैं अपने उप प्रशासनिक इकाइयां बना रखी हैं, छोटी छोटी इकाइयां, है ना, छोटी छोटी इकाइयां इन्होंने जगह जगह पे बना रखी हैं। और इन सबको बता रखा है कि भाई महीने में तुम्हें 2 बार आना है हमारे पास में, है ना, महीने में सभी आएंगे 2-2 बार हमारे पास में, और हमें सारी खबर दे के जाएंगे, और तुम्हारा जो एरिया हमने तुम्हें दे रखा है इसका जो टैक्स मिला है वो सारा का सारा आप हमें दे के जाओगे। तो भाई सारी चीजें कहां से चल रही हैं? केंद्र से चल रही हैं, पाटलिपुत्र से चल रही हैं, मगध से सारी सारी चीजें चल रही हैं, केंद्र से चल रही हैं, और ये सभी लोग इनकी बातें मान रहे हैं। जो कलिंग का युद्ध हुआ था, इन कारणों में से एक प्रमुख कारण था कलिंग के युद्ध का कि भाई उसने बातें नहीं मानी थी, कलिंग के लोगों ने अशोक को रिपोर्ट नहीं दी थी, टाइम पे इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी थी। तब अशोक ने इनके पास में अपने सैनिकों को भेजा, कलिंग वालों के पास में, बोला कि जाओ और उनको बोल के आओ कि विद इन 5 डेज मुझे रिपोर्ट चाहिए चाहिए, अगर 5 दिन तक मुझे रिपोर्ट नहीं मिली तो फिर तुम लोग नहीं मिलोगे। लेकिन इन लोगों ने बात नहीं मानी, बोले यार अपन तो बहुत है, देख लेंगे, आने दो अशोक को। अशोक गया अपनी सेना लेके, तलवारें लेके, भाले लेके, बर्छियां लेके, और उन सब लोगों को काट डाला, चीर डाला। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने तलवार वहीं छोड़ दी, कभी तलवार के हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कलिंग के युद्ध में इतना खून बरसा था भूमि के ऊपर की पूरी धरती खून से लाल हो गई थी। जब अशोक ने देखा कि विलाप करने वालों की संख्या में बच्चे भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बूढ़ी औरतें भी हैं, तब अशोक का मन वहां पिघल गया, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और अशोक ने कलिंग के युद्ध से उसका हृदय परिवर्तन होने की वजह से तलवारें छोड़ दी,
भाले वर्चियां छोड़ दी और धम्म की नीति अपनाई, धम्म पॉलिसी को अपनाया, है ना। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, ये तो हो गया बेटा केंद्रीकृत शासन, कि ये सारे लोग जाके कहां पे अपने केंद्र में जाके और सारी बातें इनको बताएंगे, सेंटर में जाके सारी रिपोर्ट्स देंगे। अब अगर विकेंद्रीकृत शासन की अगर मैं बातचीत करूं आपको, अगर विकेंद्रीकृत शासन के बारे में बताऊं, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के बारे में आपको बताऊं, तो जैसे ये मौर्य साम्राज्य हो गया, ठीक है, ये जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये अपना कौन सा हो गया भाई, पाटलिपुत्र हो गया, मगध हो गया, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे और राज्य हैं, छोटे छोटे जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, ये क्या करेंगे भाई, यहां पे कोई खबर नहीं देंगे, ठीक है। विकेंद्रीकृत हो गया, मतलब सबका अपना अपना केंद्र हो गया, ठीक है ना। ये अपना काम अपने हिसाब से करेंगे, ये अपना काम अपने हिसाब से। मान लो ये भाई 1/3 टैक्स भी ले सकते हैं, ये कितना ले सकते हैं, 1/2 टैक्स ले सकते हैं, ये कितना ले सकते हैं, 2/3 टैक्स ले सकते हैं। बट अगर सेंट्रलाइज्ड है, अगर विकेंद्रीकृत केंद्रीकृत है, तो अगर यहां से टैक्स अनाउंस हुआ है 1/3, तो फिर सबको 1/3 ही लेना होगा, सबको 1/3 ही लेना होगा। तो आई होप आप सभी को ये बातें अच्छे से ध्यान में समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे यस सर, अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, हम बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीख पा रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 54 हो गया, राइट आंसर हो गया भाई सेंट्रलाइज गवर्नेंस, केंद्रीकृत शासन के बारे में बातें हैं अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें मौर्य साम्राज्य के केंद्रीकृत शासन के बारे में बातें हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस निकेटर। भाई सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो संधि हुई थी, जो ट्रीटी हुई थी, उसका क्या आउटकम आया था, उसका परिणाम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जो संधि हुई थी, उसका परिणाम क्या था बच्चों, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, या फिर मिलिट्री अलायंस, या फिर ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर मैरिज अलायंस। बताओ इनमें से कौन सा था, क्षेत्रीय विस्तार था, या फिर सैन्य गठबंधन था, या फिर कोई व्यापारिक समझौता था, या फिर विवाहिक संबंध थे। फटाफट से बताओ कौन सा होगा भाई, फटाफट से बताओ कौन सा होगा, है ना। परिणाम क्या था इसका, परिणाम क्या था, निकेटर के बीच संधि का परिणाम क्या था भाई, क्षेत्रीय विस्तार था, या फिर सैन्य गठबंधन था, या फिर व्यापारिक समझौता था, या फिर वैवाहिक संबंध थे। चलो देखो, वैसे तो अगर मैं कहूं आपसे, तो जो वैवाहिक संबंध है वो बनाए गए थे, लेकिन अगर परिणाम के तौर पे हम वैवाहिक संबंध को लें तो ऑप्शंस को देखें तो ज्यादा उचित नहीं है, ज्यादा उचित नहीं है। अगर इसमें मैं ये एक ऑप्शन काट दूं क्षेत्रीय विस्तार, तो मैं भी अपन इसको चूज कर सकते हैं। बट अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। क्योंकि जब इन दोनों के बीच में संधि हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य, जब इन्होंने एक ट्रीटी की थी, वह ट्रीटी जो है उसका उद्देश्य ही यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह क्या बनना चाहता था कि इसका जो एरिया है वो सबसे अधिक क्षेत्र पे फैल जाए, सबसे अधिक क्षेत्र पे फैल जाए, तो मतलब एक्सपेंड करनी है इसको, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना था। तो राइट आंसर कौन सा हो गया भाई, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अगर बातचीत करें वैवाहिक संबंधों की, या फिर अगर बातचीत करें हम मिलिट्री अलायंस की, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये चीजें भी थी। जैसे क्या क्या हुआ, सैन्य गठबंधन की अगर अपन बातचीत करें, है ना, सैनिक शक्तियों की अगर अपन बातचीत करें, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हाथी उपहार में दिए थे, हाथी उपहार में दिए थे सेल्यूकस निकेटर को, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। और कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के 500 से भी अधिक पत्नियां थी, 500 से भी अधिक पत्नियां थी, किसके भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के 500 से भी अधिक पत्नियां थी, ठीक है ना। मुझे पता है तुम लोग यूं अंदर ही अंदर जल रहे हो यार, 500 थी इधर, एक ही नहीं है ना क्यों, यही बात है, होगी होगी, एक दो तो जरूर होंगी, मतलब दो नहीं एक ही रखो, ठीक है दो नहीं एक तो होगी, लेकिन थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, एक बार लाइफ में सेट हो जाओ फिर होंगी, ठीक है ना। हाँ उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट वाज प्रमोटेड बाय द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। व्हाट वाज प्रमोटेड बाय द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में सिक्कों के प्रचलन से किसे बढ़ावा मिला, सिक्कों का जो प्रचलन था उससे किस चीज को बढ़ावा मिला मौर्य काल में। कर संग्रह को, टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा मिला, ट्रेड एंड कॉमर्स को मिला, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को मिला, या फिर सोशल इक्वालिटी को मिला। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, किसको मिला था भाई, सिक्कों के प्रचलन से किसे बढ़ावा मिला, फटाफट से बता देंगे, सिक्कों के प्रचलन से किसे बढ़ावा मिला था, सिक्कों के प्रचलन से किसे बढ़ावा मिला। चलो शाबाश, तो राइट आंसर क्या होगा भाई, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य होगा, पक्का। चलो ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखें भाई, किस किसने व्यापार और वाणिज्य किया है? ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जिन बच्चों ने ट्रेड और कॉमर्स किया उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स क्या हो गया भाई? इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो सिक्कों का प्रचलन बढ़ा, व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, ट्रेड और कॉमर्स में डेफिनेटली वृद्धि ही होगी यार। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस था। विच इवेंट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन अशोका's 13th रॉक एडिक्ट? अरे यार, कल मैंने बताया था शायद, और अभी कुछ देर पहले भी किसी क्वेश्चन में मैंने बताया होगा। नहीं बताया? नहीं बताया अभी, अभी तो नहीं बताया, कल की क्लास में बताया था मैंने, है ना। कल की क्लास में बताया था कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, अशोक के 13वें शिलालेख में एक घटना का विशेष वर्णन किया गया है। वह कौन सी घटना है? वह कलिंग वार है, या फिर अडोप्शन ऑफ बुद्धिज्म है, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्र है, या फिर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका है। मतलब कलिंग के युद्ध के बारे में है, या फिर बुद्धिज्म का अडॉप्ट किया था अशोक ने, बुद्धिज्म में दीक्षा ली थी, बुद्ध धर्म में उन्होंने दीक्षा ली थी, इसके बारे में था। अच्छा, बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने, सभी को याद है, उपगुप्त ने। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्र, या फिर धम्म महामात्रों की नियुक्ति जिनका कार्य था धम्म का प्रचार प्रसार करना, या फिर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, या फिर श्रीलंका में जब इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया उसके बारे में। तो बचाओ, 13वां जो अशोक का शिलालेख है, रॉक एडिक्ट जो है, इसमें किस घटना का विशेष उल्लेख है? किस घटना का विशेष उल्लेख है? बताओ मेरे बच्चों, फटाफट से बता देंगे, फटाफट से इसका राइट आंसर बताओ भाई। अशोक के 13वें शिलालेख में निम्नलिखित में से किस घटना का उल्लेख है? बताओ, अशोक के 13वें शिलालेख में निम्नलिखित में से किस घटना का उल्लेख है? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उन सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। भाई कलिंग युद्ध जो है, कलिंग का जो युद्ध है, इसका उल्लेख हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, जो सबसे फेमस और सबसे बड़ा शिलालेख है, अशोक का 13वां शिलालेख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर? भाई 4 रीजन दिए हुए हैं, इन चारों में से सबसे मेजर रीजन कौन सा था फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण कौन सा है भाई? मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण इन चारों में से कौन सा है? वीक सक्सेसर्स, या फिर फॉरेन इन्वेंशंस, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, या फिर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स? कौन सा होगा भाई? कमजोर उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण, आर्थिक संकट, या फिर धार्मिक संघर्ष? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सभी बच्चे मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण कौन सा था। बताओ मेरे बच्चों, सभी इसका मुझे राइट आंसर बता दो, कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने चूज किया है, वीक सक्सेसर। सम्राट अशोक के बाद में बहुत ही कमजोर उत्तराधिकारी थे मौर्य साम्राज्य में, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का धीरे 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 पतन हो गया। चलिए, एक दिन मैं आपको कहानी सुनाऊंगा पक्का, एक दिन मैं आपको मौर्य साम्राज्य के पतन की कहानी सुनाऊंगा। कि पहले ये भी बताऊंगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से मौर्य साम्राज्य को फैलाया, अशोक ने उसे किस तरह से संभाला, फिर अपन बातचीत करेंगे कि अशोक के बाद में जो आए निकम्मे, उनसे बिल्कुल भी नहीं संभाला गया मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो वो सारी बातें अपन देखेंगे। What was the nature of governance system in the republics of ancient India? प्राचीन भारत में गणराज्यों की जो शासन व्यवस्था थी यह कैसी थी बेटा? मोनार्कियल थी, या फिर डेमोक्रेटिक थी, या फिर फ्यूडल थी, या फिर सेंट्रलाइज थी? सभी बच्चे बताएंगे भाई। बताओ कि प्राचीन भारत में जो गणराज्यों की शासन व्यवस्था थी वह कैसी थी? वह कैसी थी? प्राचीन भारत में गणराज्यों की शासन व्यवस्था कैसी थी मेरे बच्चों? सभी मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। प्राचीन भारत में गणराज्यों की शासन व्यवस्था कैसी थी? गणराज्यों की, देखो गणराज्य है ना, गणराज्य दिया हुआ है, तो आप यहीं से कर सकते हैं, यहां से आपको आइडिया मिल सकता है। रिपब्लिक से आपको आइडिया मिल सकता है। तो क्या होगा भाई इसका? डेमोक्रेटिक। कैसे होगा भाई? लोकतांत्रिक होगी, डेमोक्रेटिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका भाई राइट आंसर हो गया। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार सा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट वाज द रेट ऑफ भाग टैक्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? मौर्य काल में भाग कर की दर क्या थी? भूमि से संबंधित था भाई, तो भाग टैक्स जो था इसकी दर क्या थी, इसकी रेट क्या थी? रेट ऑफ द भाग टैक्स क्या रेट थी भाई? बताओ मौर्य काल में, है ना, क्या रेट थी? फटाफट से बताएंगे मुझे सभी बच्चे, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, सभी के सभी। देखता हूं कौन कौन सही बताता है कि मौर्य काल में भाग कर जो है उसकी दर क्या थी। सभी बच्चे बताओ मुझे इसका राइट आंसर। बताओ बेटा, 1/4 थी, या फिर 1/6 थी, या फिर 1/8 थी, या फिर 1/10 थी? कमेंट करो भाई,
60 में कौन सा आंसर होगा सही आंसर? चलो मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो गया भाई 1/6, 1/6। कितनी थी भाई? 1/6 थी, 1/6 थी। चलो, तो ये भाई अपने आज के भी हो गए 20 क्वेश्चंस, है ना, और भी अपन करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ 2-3 मुख्य मुख्य बातें बता देता हूं, और मेरी उन बातों को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक तो भाई जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं वो हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। प्लीज आप आंसर किया करो यार, मैं हर बार बोलता हूं। और एक मैं कहता हूं आपको, जब वीडियो खत्म हो जाए तब आप वीडियोस पे कमेंट करके बताया करो यार आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, है ना, कैसे लगते हैं, आप चीजों को किस तरह से सीख पा रहे हैं, आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताया करो मेरे बच्चों। आपके बताने से हमें पता लगेगा कि हम जो आपको चीजें पढ़ा रहे हैं ये आपके काम में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आप इनसे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। प्लीज आप ऐसा जरूर बताया करें। एक मेरे बच्चों, वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें यार, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर किया करें। जिन्होंने देखो अभी तक लाइक नहीं किया, तुरंत वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस प्रकार की जो क्लासेज हैं ये आपकी रेगुलर रूप से चलती रहती हैं, और किसी ना किसी रूप में आपके पास में अथाह नॉलेज जो है वो आता रहता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे, वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। एक और चीज जो मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज आप वीडियो को शेयर कीजिए। अब आप कहोगे सर हम वीडियो को शेयर कहाँ करें? बेटा आप अपने व्हाट्सएप पे करो वीडियो को शेयर, है ना, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। प्लस आप अपने इंस्टाग्राम पे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप में से खूब सारे बच्चे अभी फेसबुक यूजर भी होंगे, तो आप फेसबुक के ऊपर भी अपना वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं, या आपका कोई टेलीग्राम ग्रुप होगा आप उसमें भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आप हमारे अच्छे अच्छे बच्चे हो, हम आपके गुरुजी हैं, हम आपके काम आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे, हमेशा आएंगे, हमेशा आते आ रहे हैं, और हमेशा आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। तो मौर्य काल में भाग करके दर क्या थी मेरे बच्चों? 1/6 थी। तो सभी के क्लियर है? तो जल्दी मिलेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेंगे। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कहां से करेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, साथ साथ में कमेंट सेक्शन में लिंक पिन की हुई है, उसे तुरंत आप क्लिक करके और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। तो जल्दी ही मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से वीडियो में अच्छे से क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।